नमस्कार मित्रों। भू राजनीति की गुत्थियां के दूसरे प्रकरण में आपका स्वागत है। आपने पहले प्रकरण को समर्थन दिया है और अपनी सलाहों से मुझे अवगत कराया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे प्रकरण में हम एक समाचारों में सुर्खियों में रहने वाले विषय की चर्चा करेंगे, उसका परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करेंगे। वो विषय है ईरान। ये देश भौगोलिक तौर पर पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच का है और जैसा आप नक्शे में देख सकते हैं, इसकी सीमाएं कई देशों से मिलती हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान उनमें एक है और खाड़ी के देश जो फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ हैं, उनसे भी इनका संपर्क है। और ओमान के साथ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का प्रबंधन करता है, जिसमें कि 20% से ज़्यादा तेल दुनिया का बंदरगाहों से या समुद्री रास्ते से जाता है। तो इस देश का भूगोल जहाँ तक है बड़ा अलग थलग है। उत्तर में पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर कि केंद्रीय एशिया की जलवायु है। उसके बाद पठार आते हैं और पूर्व और पश्चिम में रेगिस्तान है और दक्षिण में तट के किनारे तक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और जो कि अरब सागर तक जाती हैं। और इस तरह से ईरान का जो क्षेत्रफल है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का है, जो कि भारत का आधा माना जाएगा। जहाँ तक आबादी का सवाल है, ईरान की आबादी 9 करोड़ 20 लाख है और जो कि भारत की आबादी का 15वां हिस्सा है। इसमें मुख्यतः शिया लोग हैं, उनका बहुमत है, लेकिन बड़े बड़े जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनमें कुर्द आते हैं, सुन्नी आते हैं और बलूच आते हैं, अज़ेरी आते हैं और ज़ोरास्ट्रियन भी आते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी ही बहु धर्म की या बहुजातियों की यहाँ पर उपलब्धि है कि वो मिल कर के एक देश में रहते हैं। देश का जीडीपी 330 बिलियन डॉलर माना जाता है, जो कि भारत के जीडीपी का तकरीबन 15वां हिस्सा होगा। और प्रति व्यक्ति आय भारत जितनी ही है, $3,310 प्रति व्यक्ति। हालांकि इनकी मुद्रा स्फीति बहुत ज़्यादा है, 20 से 30% तक महंगाई साल में बढ़ती है और इनकी मुद्रा जो ईरानी रियाल कहलाती है, उसका ख़ासा अवमूल्यन हो चुका है। ये सरकारी तौर पर 42,000 रियाल का $1 होता है, लेकिन बाज़ार में $1 के मुकाबले 15 लाख रियाल तक मिल सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी खस्ता हाल में है। इसका कारण है कि ईरान के ऊपर अमेरिका के कई प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिनमें से तेल का निर्यात करना भी है, जिसके ऊपर सारा देश की अर्थव्यवस्था केंद्रित है। ईरान का एक लंबा इतिहास है जो कि 7,000 साल पुराना माना जाता है। इसके एंशिएंट टाइम्स में ईरान के शासकों का पश्चिम उत्तर के शासकों से, जो कि इस्तांबुल और ग्रीस में केंद्रित थे, उनके साथ परस्पर संघर्ष चलता रहता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिकंदर का आक्रमण है, जो 330 BC में हुआ था, जिसमें कि पर्शिया, जो कि ईरान का पुराना नाम है, वहाँ के शासकों की हार हुई थी और सिकंदर
उनको हरा करके आगे भारतीय पंजाब तक गया था। इसके बाद यहाँ का बड़ी तारीख जो आती है वो 651 ईस्वी आती है, जिसमें कि इस्लामिक की अरब सेनाओं ने ईरानी शासकों की सेनाओं को हराया और एक तरह से अरब प्रभुत्व वहाँ पर कायम हुआ। लेकिन जल्दी ही ईरान ने इस्लाम को आत्मसात ही नहीं किया, बल्कि ईरान ने इस धर्म को अपने तरीके से अपनाया भी, जिसमें कि सबसे बड़ी बात जो कहने की है वो शिया धर्म को इसमें इस्लाम के तौर पर शिया वर्ग को लिया गया और ये अरबों में प्रचलित या दुनिया में इस्लाम में ज़्यादा बहुसंख्यक सुन्नी इस्लाम के बिल्कुल अलग है। और इससे एक तरह से नई परिस्थिति पैदा हुई। ईरान का जो स्वर्णिम काल आया वो सफ़ाविद साम्राज्य के दौरान 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक वहाँ पर बड़ा विकास हुआ। उसमें इस्लाम की नई नई परंपराएं बनी और साहित्य, परफॉर्मिंग आर्ट्स और अन्य तरह से इमारतें बनाना वगैरह का उस ज़माने में ईरान सबसे आगे दिखता था। इसी दौरान ये भी कहना होगा कि भारतीय ग्रंथों का, जिसमें पंचतंत्र से लेकर गीता तक है, फारसी में अनुवाद हुआ और इससे इन ग्रंथों की यूरोप तक पकड़ बाद में पहुंची। तो ये सब देखते हुए ईरान को उस ज़माने में और उसके बाद भी एक तरह से दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच का एक सेतु समझा जा सकता है। इसके बाद के इतिहास की बात करें, सफ़ाविद साम्राज्य का अंत होने के बाद जो भी शासक आए वो ज़्यादा प्रभावी नहीं थे और जल्दी ही यहाँ पर जो कॉलोनियलिस्ट यूरोपियन पावर्स थी उनका दबदबा हो गया, लेकिन वे कभी भी ईरान को एक कॉलोनी नहीं बना पाए। ईरान का शाह स्वतंत्र रहा, हालांकि उस पर काफ़ी दबाव रहे यूरोपियन शासकों के, यूरोपियन साम्राज्यवादियों के, और ऊपर से उत्तर से रूस के ज़ार का जो विस्तारवाद था उसका भी ईरान को सामना करना पड़ा। ये सब होता रहा, लेकिन अंततः जब तेल का आविष्कार हुआ, खोज हुई और ईरान का इस समय दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में तेल की यहाँ पर खोज हो चुकी है और गैस का ये दूसरा सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है दुनिया में, तो इनको लेकर के ईरान का महत्व बढ़ गया और जो वहाँ पर शाह का शासन रहा पिछली शताब्दी के दौरान, उसने ईरान को जल्दबाजी में आधुनिकीकरण करने की कोशिश की और एक तरह से ये ईरान के रूढ़िवादियों को बुरा लगा और इसके विरुद्ध जब शाह ने दमन की कोशिश की तो उसका विरोध किया गया और ये विरोध एक क्रांति में बदल गया और 1979 में 79 में एक इस्लामिक क्रांति हुई जिसने कि शाह का तख्ता पलट दिया। क्योंकि शाह का समर्थन अमेरिकी कर रहे थे, इसलिए इस क्रांति को अमेरिका विरोधी भी समझा गया और दोनों तरफों से काफ़ी गलतियां हुई, लेकिन अंततः 1980 में ईरान के छात्रों ने अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे कूटनीतिज्ञों को बंधक बना लिया और इससे अमेरिका और ईरान के रिश्ते तकरीबन हमेशा के लिए ख़राब हो गए। इसी दौरान 1980 से 1988 तक इराक ने
ईरान पर युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में काफ़ी विनाश हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, ख़ासतौर पे ईरान की तरफ, लेकिन इसका कोई परिणाम न निकला और दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम 1988 में हो गया। इसके बाद भी अमेरिका के प्रतिबंध जारी रहे और कड़े होते गए और इस शताब्दी के शुरू में जबकि ऐसे संकेत आए कि ईरान का जो न्यूक्लियाई कार्यक्रम है वो काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा है और ईरान शायद परमाणु हथियार बनाना चाहता है ताकि वो अमेरिका या और विरोधियों का सामना कर सके। तो इसको लेकर के ईरान के ऊपर काफ़ी तगड़े प्रतिबंध लगाए गए और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई। अब बात करते हैं यहाँ की राजनीति के बारे में। राजनीति में ईरान बड़ा एक अनूठा सा देश है। यहाँ पर धर्मतंत्र और गणतंत्र दोनों व्यवस्थाएं हैं। एक तरह से ये धार्मिक देश है जिसमें सुन्नी परंपराओं का आदर किया जाता है, उनकी मान्यता है। लेकिन साथ ही में जनतंत्र भी है जिसमें चुनाव होते हैं राष्ट्रपति का या संसद सदस्यों का और उनको वो चुनाव के नतीजों का पालन किया जाता है। धर्मतंत्र का लेकिन व्यवस्था ऊपर रहती है और धर्मतंत्र का जो सबसे बड़ा नेता होता है उसको सुप्रीम लीडर या रहबर कहते हैं, जो कि यहाँ पर 3 व्यक्ति हो चुके हैं। पहले आयतुल्ला खुमैनी हुए जो कि 79 से लेके 89 तक रहे और 89 से लेके 2026 के शुरू तक अली खामेनाई को रहबर बनाया गया, जिनकी हत्या 28 फरवरी को इजरायली और अमेरिकी वायु हमलों से हुई और उसके बाद उनका बड़ा बेटा मुर्तज़ा खामेनाई को रहबर बनाया गया है। हालांकि किसी ने पिछले 2 महीनों में उसको देखा नहीं है, लेकिन उसके संदेश टीवी पर या मीडिया में प्रसारित होते रहे हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के ईरान एक काफ़ी मल्टी लेयर्ड सोसाइटी बन गया है। जैसे कि यहाँ पर रहबर को सेना के ऊपर पूरा अधिकार होता है, हालांकि रक्षा मंत्री भी है और राष्ट्रपति भी हैं, उसके बावजूद भी रहबर सेना के अध्यक्षों को अपॉइंट करता है और वो उन्हें रिपोर्ट करते हैं। तो उसके ऊपर वो एक तरह से वो सर्वा होता है। राष्ट्रपति और संसद और जुडिशरी ये 3 अलग अलग राजनीतिक स्तंभ हैं जिनके ऊपर अलग अलग धड़ों का कब्जा है। एक तरह से कहा जाए तो इस समय थियोक्रेसी या धर्मतंत्र और राजतंत्र पर जो अतिवादी राष्ट्रवादी हैं यानी थियोक्रेटिक नेशनलिस्ट जो हैं उनका दबदबा रहा है और एक तरह से वे अमेरिका के और इजराइल के कट्टर विरोधी रहे हैं। तो मित्रों, ये थी ईरान की पृष्ठभूमि की एक छोटी सी झांकी जिसमें कि ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा अन्य विषयों पर बातचीत की गई। अब इस पृष्ठभूमि के आधार पर हम अगले अंक में ईरान की आजकल की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें विशेषतः ईरान के इजराइल और अमेरिका के साथ तनाव के बारे में बात की जाएगी और कुछ और तथ्य दिए जाएंगे। आशा है कि इसको भी आप देखेंगे और फिलहाल मेरा नमस्कार स्वीकार करें।